हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्षितिज भाग 2 के ऊपर, जो कि 10वीं क्लास की कक्षा में लगी हुई पुस्तक है और आपके टीजीटी यानी कि केबीएस के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। इस पर हमने कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को तैयार किया है और इनका जो लेबल है वो टीजीटी केबीएस परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है। और इससे पहले भी हमने कई वीडियो लेक्चर बनाए हैं जिनको सॉल्व करते समय आपको अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आपको लग रहा होगा कि यही प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा हॉल में भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि केबीएस का रुझान है, उसी के दृष्टिकोण से मैं लगातार क्वेश्चन को बना रहा हूँ और आप सभी का आप समय लेते न हुए जल्दी से हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर है कि सूरदास के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन दिया गया है, इनका जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म राजापुर माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं आप भी उसी के साथ लगातार अपने दिमाग को इसमें दौड़ा रहे होंगे और सही आंसर तक आप पहुंच पा रहे होंगे। तो इन चारों विकल्पों के आधार पर हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। बताया जा रहा है कि एक मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म राजापुर माना जाता है, जबकि राजापुर अ, अगर जन्म के बारे में बातचीत की जाए तो वो तुलसीदास से संबंधित है और सूरदास का क्या है, रुणकता, सिही इत्यादि जगहों का नाम लिया जाता है कि यहाँ पर सूरदास का जन्म हुआ। कबीर तुलसीदास और सूरदास दोनों के जन्म को लेकर काफी विवाद रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस विकल्प के आधार पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा यानी कि बी। बाकी को भी आप एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि सूरदास का जन्म कब हुआ, अष्टशास्त्र से रिलेटेड रहे हैं, वल्लभाचार्य इनके गुरु रहे हैं और मथुरा वृंदावन में गौ घाट पर ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो ये सारे तथ्य जो हैं आपके लिए आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद साबित करेंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में रखिए। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सूरदास का निधन किस स्थान पर हुआ था? परसौली में, सीही में, रुनकता में, राजापुर में। सूरदास का निधन कहां पर हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन ए, परसौली में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सूरदास का ग्रंथ नहीं है। जो भी चार विकल्प दिए गए हैं उन चारों विकल्पों में सूरदास का ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली, कृष्ण गीतावली। तो चारों ऑप्शन जब आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कृष्ण गीतावली सूरदास की रचना न होकर ये तुलसीदास की रचना है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सूरदास और सूरसागर के संदर्भ में असत्य है। सूरदास और सूरसागर के संदर्भ में क्या असत्य है? ऑप्शन दिया गया है, सूरदास का सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से ग्रसित किया और संकुचित बना दिया। तो चारों विकल्पों में आप सभी को असत्य बताना है और अब आपके दिमाग में विकल्पों को देखने के बाद सही उत्तर आने लगा होगा कि इसमें असत्य क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी। इसमें बताया जा रहा है कि सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से ग्रसित किया और संकुचित बना दिया। क्योंकि सूरदास के बारे में पूरी तरीके से ये नकारात्मक ऑप्शन है, तो इस तरीके से ये गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हैं आगे की परीक्षाओं के लिए। बाकी यहाँ पर क्या है कि प्रेम गाथा के माध्यम से या गौरव गाथा के माध्यम से सूर ने मनुष्यों को हिंसा बोध नहीं बल्कि इसे मुक्त किया और विस्तार दिया इसको कि और स्वच्छंद तरीके से आप सोचें। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सूर किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? और यहाँ पर एक रस नहीं दिया गया बल्कि दो दो रसों की चर्चा की गई है।
सूर किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ऑप्शन दिया गया भक्ति और करुण, वात्सल्य और श्रृंगार, भक्ति और शांत, भक्ति और वात्सल्य। तो आप देख रहे हैं कि जो भी विकल्प दिया गया है सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। सूर को वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट माना जाता है, ऐसा आप किताबों में पढ़े होंगे, और खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़े होंगे तो वहां पर और क्लियर आपको दिखा होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है? बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो ब्रज भाषा, अगर आप हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किए होंगे तो तुरंत आपके दिमाग में इसका सही जवाब आ गया होगा, और बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिमी हिंदी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में सूर सागर के भ्रमर गीत से कितने पद लिए गए हैं? अगर आप क्षितिज भाग 2 देखेंगे, उसकी चाहे विषय सूची देखें, चाहे इस किताब को आप पढ़े हो, तो तुरंत आप बता देंगे कि भ्रमर गीत से कितने पद लिए गए। ऑप्शन दिया गया है 4 पद, 40 पद, 400 पद, 4000 पद। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा ही टक्कर वाला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लेकिन क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत ही बताना है कि कुल कितने पद हैं। बिल्कुल सही जवाब है 4 पदों को शामिल किया गया है। बाकी आप जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संपादन पढ़ेंगे तो उसमें 400 पदों को संग्रहित किया गया है, इसको भी आप एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर रख सकते हैं। बाकी इस प्रश्न के अनुसार सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, भ्रमर गीत सार के संदर्भ में असत्य है। भ्रमर गीत सार के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन दिया गया है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने सगुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। और चौथा ऑप्शन है कि गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। तो प्रश्न देख रहे हैं आप छोटा है, लेकिन इसके विकल्प बहुत बड़े बड़े हैं, और ये विकल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर थ्योरेटिकल हिसाब से देखें तो फिर भी आप असत्य कथन को जरूर पकड़ लिए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्धव ने सगुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। यह ऑप्शन क्या है? गलत है, बल्कि यहाँ पर क्या होगा? निर्गुण ब्रह्म। और जब भी आप भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे तो वहां पर सगुण और निर्गुण दोनों के खंडन मंडन की चर्चा की जाती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। उपरोक्त पंक्तियों का आशय है, गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। अगला ऑप्शन है, गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो विकल्प आप देख रहे हैं कि काफी बड़े हैं, आपको थोड़ा सा वक्त लेकर पढ़ना पड़ेगा। और इसी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े उसमें ऑप्शंस रह जाते हैं कई बार। तो जो उद्धव तुम हो अति बड़ भागी वाला जो पद है, उसमें उसका जो आशय है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। देखिए यहाँ पर अनुरागी प्रेम की चर्चा की गई है, और स्नेह तगा मतलब कि स्नेह के धागे से बंधे होते। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया, यही उसका आशय है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। उपरोक्त पंक्तियों का आशय है। तो आप देख रहे हैं कि इसके पहले वाले ही विकल्प पूरे दिए गए हैं, और इन विकल्पों के आधार पर इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है कि अगर आप देखेंगे कि मन की मन ही मांझ रही,
वाले पद को आप देखेंगे तो इसका जो आशय दिया गया है कि गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव ना ही परत कही। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। उपरोक्त पंक्तियों का आशय है। एक तरीके से इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी का कम समय में पूरे टेक्स्ट से परिचय कराने का एक उद्देश्य है और प्रश्न के तौर पर कराने का उद्देश्य है। देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है हो सकता है कि कथन के तौर पर आ जाए और हो सकता है कि उपरोक्त पंक्तियों का आशय क्या है उससे रिलेटेड भी आ जाए। तो विकल्प वही पुराने ही हैं और यहाँ पर जो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये तीसरा पद है यहाँ पर। ठीक है, भ्रमर गीत सार का तीसरा पद जो कि क्षितिज भाग 2 में दिया गया है, हमारे हरि हारल की लकड़ी। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। और यहाँ पर जो हारिल शब्द आया हुआ है एक पक्षी के तौर पर आया है जिसका पैर पीले रंग का होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे जो कि पंक्तियों पर ही आधारित है और ये चौथा पद है। अगर भ्रमर गीत सार का आप देखेंगे तो है कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। उपरोक्त पंक्तियों का आशय है। तो विकल्प वही है जो पंक्तियों से शुरुआत हुआ था। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से जो भी सूरदास और भ्रमर गीत सार क्षितिज भाग 2 में लगा हुआ है उसको कम समय में आप चारों पदों को समझ पाए होंगे और उनकी जो विषय वस्तु है उनको भी जान पाए होंगे। अभी तक आपने धैर्य रखा होगा तो आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आने बाकी हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के संदर्भ में असत्य है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बादा में हुआ था। तुलसी ने केवल अवधी भाषा में लिखा है। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। तो असत्य कथन हमें बताना है और आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने इतना इतिहास ग्रंथ पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, हर जगह लिखा था कि तुलसीदास अवधी और ब्रज भाषा पर समान अधिकार रखते थे। तो इस तरीके से ऑप्शन दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल अवधी भाषा में उन्होंने लिखा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आगे और पता चलेगा आप सभी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के संदर्भ में असत्य है। रामचरितमानस के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन दिया गया है कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस संपूर्ण भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। तो आप देख रहे हैं कि आपको बताना है इन चारों विकल्पों के आधार पर कि आखिरकार असत्य कथन कौन सा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप असत्य कथन को पकड़ लिए होंगे। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। रामचरितमानस संपूर्ण भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर होना चाहिए था उत्तर भारत की। लोकप्रिय तो है, भारत में लोकप्रिय है, लेकिन उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कहना चाह रहा था। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अनन्य राम भक्ति की चर्चा रामचरितमानस में है ही। बाकी आप देख रहे हैं कि तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से जो मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिसमें नीति है, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे आदर्शों को स्थापित किया गया है। तो इनको भी आप ध्यान में रखें। बाकी रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। तो आप देख रहे हैं कि केवल ये प्रश्न विकल्प के तौर पर नहीं है, बल्कि इसके विकल्प भी आगे आने वाले परीक्षा में प्रश्न के तौर पर उभर कर आप सभी के सामने आ सकते हैं। तो पूरा कंसंट्रेट होकर देखिए और इंजॉयमेंट के साथ इस प्रैक्टिस सेट को देखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की रचना नहीं है कवितावली, गीतावली, दोहावली, प्रेमवाटिका। तो आपने तुरंत अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाया होगा
और इसका सही जवाब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेम वाटिका। अच्छा, मैंने कई जगहों पर प्रैक्टिस सेट देखा है जहां पर बीच बीच में टाइमर चल रहा है, तो ये अलग आपके ऊपर प्रेशर बनाता है। आपका ध्यान प्रश्न के ऊपर नहीं रहता है, बल्कि टाइमर पर आता है कि अब हो रहा है 3 2 1 0, इसके बाद वो ऐसे करके घेरता है। तो ये आपको परीक्षा में भी नहीं करना है, आपको कूल होकर, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको शुरुआती में 80 से प्लस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, बाकियों पर आपको प्लस करके अपने को सेफ जोन में ले जाना है। तो इस तरीके से आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइमर से क्या होता है कि प्रेशर होने लगता है, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। यहां पर सवाल पूछा गया कि तुलसीदास की रचना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, खेल खेल में हमें अध्ययन करना है, ज्ञान से न आतंकित होना है, न किसी के भुलावे में आना है। सही जवाब हो गया रसखान। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका किस भाषा में है? अवधी, ब्रज भाषा, संस्कृत, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में। तो जब भी विनय पत्रिका की चर्चा की जाती है, और ये केवल केवीएस के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, विनय पत्रिका घुमा फिरा कर पूछी जाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसका अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था? सूर, तुलसी, रसखान, रहीम। तो आप देख रहे हैं कि तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि अभी हमने डिस्कशन भी किया कि तुलसीदास जो कि अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अवधी क्या हो गया, पूर्वी हिंदी का है, और ब्रज पश्चिमी हिंदी का है। इसको जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। रामचरितमानस के संदर्भ में असत्य है। रामचरितमानस की रचना अवधि में है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। इसमें बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। इसमें कुल 8 कांड हैं। तो तुरंत आपके दिमाग में असत्य कथन आ गया होगा कि कौन सा असत्य है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 कांड की जगह पे 7 कांड है रामचरितमानस में। उन कांडों का भी क्रम बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए, हो सकता है कि वहां से सवाल पूछ लिया जाए। आगे बात करते हैं कि विनय पत्रिका की रचना किसमें हुई है? गेय पदों में, दोहों में, चौपाई में, सवैये में। तो विनय पत्रिका जिस पर कि हमने अभी बात किया कि ये ब्रज भाषा में है, डबल बी, बीबी, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। लेकिन इसकी जो शैली है, शिल्पगत शैली जो है वो कैसी है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गेय पदों में लिखी गई है विनय पत्रिका। बाकी रामचरितमानस को आपने देखा कि वो चौपाई में है, बीच बीच में दोहों का प्रयोग किया गया है। बाकी सोरठे, हरगीत का अन्य छंद भी आते रहते हैं। तो इसी तरीके से को रिलेट करके आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, बोर नहीं होंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि तुलसीदास की किस रचना में सवैया और कबित छंद की छटा देखी जा सकती है? किस रचना में सवैया की और कबित की दोनों की छटा दिखाई पड़ती है? ऑप्शन दिया गया है कवितावली में, रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, कृष्ण गीतावली में। तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आने लगा होगा, और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कवितावली में। तो इसको नोट कर लीजिए, कवितावली में सवैया और कबित छंद दोनों आता है। अब ये सवैया क्या है और कबित क्या है, हमारा छंद वाला आप वीडियो लेक्चर जरूर देखिए। नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पर जो भी कुछ मैं लिख रहा हूं, पहले तो सवैया और कबित छंद दोनों क्या है, वाणिक छंद है। तो उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए आप। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? राम, लक्ष्मण, परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है रामचरितमानस के किस कांड से है? ऑप्शन दिया गया बाल कांड से, अयोध्या कांड से, अरण्य कांड से, सुंदर कांड से। तो आपके दिमाग में प्रश्न का उत्तर आने लगा होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल कांड से रिलेटेड है राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद, जो कि तुलसीदास का है और ये कविता है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यह कथन किसका है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया राम, लक्ष्मण, परशुराम, हनुमान। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन
सी है परशुराम का कथन है बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि दोहा कैसा छंद है। देखिए यहां पर सवाल आने लगा व्याकरण से संबंधित यहां पर, तो इन्हीं में से सवाल परीक्षा में भी आएगा। दोहा कैसा छंद है, ऑप्शन दिया गया मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद। तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा दोहा क्या है, मात्रिक छंद है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मात्रिक छंद भी तीन तरीके का है, बल्कि अर्धसम, सम और विषम। तो इस किसमें है, अर्धसम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अभी तक जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है उसमें ए ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किन दो कवियों ने अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। जायसी और तुलसी, सूर और तुलसी, कुतुबन और तुलसी, मंझन और तुलसी। आप देख रहे हैं कि सभी विकल्पों में तुलसी कॉमन है और उनके जो सलामी बल्लेबाज दूसरे हैं जायसी, सूर, कुतुबन, मंझन। तो आपको बताना है कि कौन ऐसे दो कवि हैं जो कि अवधी भाषा में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आप लोगों ने भी बिल्कुल अपने दिमाग में सही लाया था आंसर। तो जायसी का आपको ध्यान में रखना है पद्मावत, और तुलसी का ध्यान में रखना है रामचरित मानस। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न पूछा गया कि देव के संदर्भ में असत्य है। इनका जन्म इटावा में सन 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 50 तक मानी जाती है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि देव की ग्रंथों की संख्या लगभग 52 से लेकर 72 तक मानी गई है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। बाकी आप देख रहे हैं कि इनका नाम, पूरा नाम जरूर ध्यान में रखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, जन्म तो ध्यान में रखिए ही, और इनको किसने सम्मान दिया उस राजा का भी आप जरूर ध्यान में रखिए नाम। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि निम्नलिखित में से देव की रचना नहीं है। देव की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन दिया गया है रस विलास, भाव विलास, काव्य कल्पतरु, भवानी विलास। तो अगर आपने एनसीईआरटी की किताब बढ़िया से पढ़ी होगी तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि देव की रचना कौन सी नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, काव्य कल्पतरु किसका हो गया, चिंतामणि का। बाकी आप देख रहे हैं कि देव की रचनाएं रसविलास, भावविलास और भवानी विलास तीनों यहाँ पर मौजूद है। बाकी एनसीईआरटी की किताब में एक इनकी और रचना दी गई है काव्य रसायन, तो इसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि देव के बारे में असत्य है। जब भी असत्य वाला प्रश्न आप देख रहे हैं तो उसके विकल्प कुछ लंबे हैं, तो इसलिए आपको धैर्य से और आराम से इसको पढ़ने की जरूरत है। देव के बारे में असत्य है। देव का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इसके बावजूद उनके काव्यों में दरबारी संस्कृति का चित्रण नहीं हुआ है। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है, आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि बताया जा रहा है इसमें कि देव का संबंध दरबारों से, आश्रयदाताओं से था, लेकिन इनके काव्य में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कि दरबारी संस्कृति का कोई चित्रण नहीं हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। और बाकी ऑप्शन को जरूर आप अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए, आगे कहीं से भी पूछा जा सकता है। जो देख रहे हैं आप चौथा ऑप्शन कि शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं, तो पूछा जा सकता है कि किसके बारे में। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं तुरंत वो बता देंगे कि ये तो देव के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित पंक्तियों में छंद है, और पंक्तियां दी गई हैं कि पायन नुपुर मंजु बजे, कट किंकनी कै धुन की मधुराई, सांवरे अंगलसे पटपीत ये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह
देव सहाय। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर मात्रा गिनने का समय नहीं है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन दिया गया सवैया, कबित, दोहा, सोठा। अब आपको याद करके जाना है, क्योंकि जब आप देव के चैप्टर को देखेंगे तो उसमें देव के सवैये का भी प्रयोग किया गया और ये वहीं से पद उठा लिया गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, सवैया। आगे बात करते हैं, इस पंक्ति को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए, परीक्षा तक ध्यान में रखिए, बाद में हम गिन गिन कर बताएंगे इसको। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि निम्नलिखित पंक्तियों में छंद है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला स्वयं तन छवि भारी है, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी है, पूरित पराग से उतारो करे राई, नोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया गया है सवैया, कबित, दोहा, सोठा। अभी मेरे ख्याल से आपको पंक्तियों को पहचानना है कि इस पंक्ति को हमने पढ़ा था तो इसमें कौन सा छंद था। अभी पूरा प्रामाणिक तौर पर गिन कर बताना संभव नहीं है क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कबित। आप ध्यान में रखिए, आगे चलकर और चीजें क्लियर होंगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में छंद है। फटिक सिलानी सौ सुधा सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती, दूध को सोफेन फैले आंगन फरस बंद, मोतिन की ज्योति मिले मलिका को मकरंद। तो बहुत बड़ी ये सब पंक्तियां दी गई यहाँ पर, छंद पूछा गया है और मेरी कोशिश है कि इन पंक्तियों को आप केवल अपने दिमाग में रख लीजिए और इसका उत्तर अपने दिमाग में रख लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, ये भी क्या है, कबित है। आगे पता चल जाएगा कि सवैया क्या है और कबित क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने इस पर बात भी किया था। अब बात और क्लियर हो जाएगी। आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में देव के कितने कबित लगे हैं? मेरी यही कोशिश थी कि जो भी विद्यार्थी किताबों को पढ़े हैं लेकिन इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़े हैं कि ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, देव के कितने कबित लगे हैं। हो सकता है कई विद्यार्थी एनसीईआरटी किताब लेकर खोजना शुरू कर दिए होंगे। ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, 2 कबित लगे हुए हैं। सवैया लगा हुआ है एक सवैया है और कबित की संख्या 2 है। तो कम से कम इन तीनों पदों को तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसमें सवैया है और किसमें छंद है। बाकी तो हम जीवन भर पढ़ाई करते रहेंगे और जब आप लोगों का चयन हो जाएगा तो खुद आप लोग इन किताबों को पढ़ाएंगे और आपको लगेगा कि एक समय था कि हम इन किताबों के पीछे भागते थे और एक समय आएगा कि ये किताबें आपके पीछे भागेंगी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में असत्य है। जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिया गया है, इनका जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1936 में निधन हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि असत्य हमें बताना है और आप लोगों ने बिल्कुल पकड़ लिया कि असत्य क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी। बताया जा रहा है कि 1936 में इनका निधन हुआ लेकिन सही मायने में इनका निधन 1937 में हुआ। एक चीज यहाँ पर मुझे सिमिलर दिखाई पड़ रहा है, अगर आप प्रेमचंद को पढ़े होंगे और उन पर भी हमने प्रैक्टिस सेट करवाया था तो आप देख रहे हैं कि उनका भी जीवन अभाव में बीता और प्रसाद का भी जीवन आप देख रहे हैं कि अभाव में, जबकि प्रसाद का संबंध सुगनी साहू परिवार से था। तो आज के जमाने में एक तरीके से बिजनेसमैन, लेकिन इनकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट के रूप में ध्यान में रखना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियों के समूह में नहीं है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां दी गई हैं और कौन समूह जो कि उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन दिया गया है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना आंसू, लहर और कामायनी, निहार, दीपशिखा। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि चौथा जो ऑप्शन है निहार और दीपशिखा जो कि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के समूह में ठीक नहीं बैठ रही हैं, ये जवाब हो गया महादेवी वर्मा का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में असत्य है। कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके उपन्यास हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके उपन्यास न है, नहीं है, बल्कि क्या है, कहानी है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यासों में नहीं है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यासों में नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कंकाल, तितली, इरावती, त्यागपत्र। तो आपके दिमाग में इसका सही जवाब बिल्कुल आने लगा है, ऑप्शन डी, त्यागपत्र, जो किसका है, जैनेन्द्र का है। तो ऊपर के जितने जितने भी उपन्यास दिए गए हैं सब जयशंकर प्रसाद के हैं और त्यागपत्र जैनेन्द्र का हो गया। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में असत्य है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। उनके महाकाव्य कामायनी में 12 सर्ग हैं। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय जब असत्य वाला पूछा जाए तो एक बार जो ऑप्शन में सबसे छोटे ऑप्शन होते हैं उन पर भी नजर जानी चाहिए। हो सकता है कि कई विद्यार्थी पहले डी ऑप्शन को ही देखकर इसको सही करके आगे बढ़ गए होंगे, क्योंकि 12 सर्ग नहीं है बल्कि 15 सर्ग है कामायनी में, तो ऊपर की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये कब आएगा, जब आप अभ्यास करेंगे तभी आएगा और सही दृष्टिकोण से पढ़ाई करेंगे तब आएगा। नहीं तो पूरा आप ऑप्शन पढ़ेंगे फिर इसके बाद सही आंसर तक जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर लेट भी होगा, सवेर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको अपना 100% देना है, वही आपका है। कई बार मैंने देखा है कि विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट में और टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है अपने दोस्तों का, अपने शुभचिंतकों का, कि वहां पर वो बहुत अच्छा रन नहीं बना पाते हैं और बहुत कम स्कोर पर आउट हो जाते हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि जयशंकर प्रसाद की रचना आत्मकथ्य किस विधा में है। आप अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे और आपके सिलेबस में भी है ये, आत्मकथ्य किस विधा में। ऑप्शन दिया गया है कविता, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, जो विद्यार्थी ठीक से पढ़ा होगा, तो ये है कविता। बाकी जिनको नहीं मालूम होगा तुरंत इसको आत्मकथा पर टिक लगाकर आराम से बैठे रहेंगे, घर पर जाएंगे, एक लोटा पानी पिएंगे, इसके बाद जब आंसर की आएगी तो माथा पीटना शुरू कर देंगे कि हमने तो गलत कर दिया। थोड़ा सा भी ध्यान लगाते तो हो जाता। तो आत्मकथ्य जो दिया गया है वो कविता विधा में है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि आत्मकथ्य के संदर्भ में असत्य है। आत्मकथ्य के संदर्भ में असत्य है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य, जिस पर कि हमने सवाल बनाया था। और चौथा ऑप्शन है कि यह कविता पहली बार 1936 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये केवल प्रश्न नहीं है, बल्कि एक तरीके से आपको अलर्ट करने वाला ये प्रश्न है, तमाम तथ्यों से भरा हुआ है। तो इसको पूरा आप ध्यान में रखिए। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1936 न होकर 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आप कम समय में इस आत्मकथ्य के बारे में समझ गए होंगे कि ये कविता है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, ये विशेषांक के तौर पर निकला था। प्रसाद जी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, इनके दोस्तों ने कई बार आग्रह किया, लेकिन उन्होंने अपना आत्मकथ्य कविता के तौर पर ही प्रस्तुत कर दिया। और ये कब छपा? 1932 में। आपको जीवन भर ये पूरा तथ्य याद रहेगा, क्योंकि आप अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीच बीच में अपनी प्रशंसा भी करनी जरूरी है, क्योंकि आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं सब। समय नहीं है कि इन पर हम विस्तार से बात करें। पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन को देखते ही और इसके पहले की क्वेश्चन को आप अगर कोरिलेट करेंगे, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये तो जयशंकर प्रसाद बोल रहे हैं। तो जो बातें हमने उस प्रश्न में बताई वही सारी बातें यहाँ पर आ गई हैं कि कौन सी आत्मकथा, अगर मेरी आत्मकथा सुनकर भी क्या कर लोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी आप इसको ध्यान में रखिए, बच्चों को पढ़ाने में काम में आएगा जब आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में सही नहीं है। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन संपन्नता से भरा था। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा ऑप्शन डी। निराला का पारिवारिक जीवन संपन्नता से नहीं था, बल्कि आर्थिक अभावों से ये जूझ रहे थे। और केवल जूझ नहीं रहे थे, बल्कि इनके जो रिश्तेदार इत्यादि थे वो भी इनको संघर्ष में बहुत साथ नहीं दिए। तो आप देख रहे हैं कि चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे निराला हो, ये सभी इनका जीवन क्या है, आर्थिक रूप से संकटों से जूझता रहा। और मेरे साथ कई ऐसे विद्यार्थी जुड़े होंगे जो भी कुछ न कुछ हैं ऐसे, लेकिन इनसे आपको प्रेरणा लेने की जरूरत है कि ये महान है, तो आप लोग भी अपने मेहनत से महान हो सकते हैं। सही जवाब यहाँ पर डी को अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख काव्य रचनाओं में शामिल नहीं है। अनामिका, परिमल, गीतिका, युगवाणी। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने तो सब कुछ पढ़ा, युगवाणी किसका हो गया? पंत का। सही जवाब है ऑप्शन डी। बाकी ऊपर की तीनों जो रचनाएं हैं सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगर इनके ईयर आप ध्यान में रखें तो और बेहतर है, लेकिन कमतर ही पूछा जा रहा है इसमें, प्रकाशन वर्ष से रिलेटेड। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? ऑप्शन दिया गया 8, 9, 10, 12। तो निराला रचनावली कितने खंडों में है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 खंडों में प्रकाशित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जो निराला के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का विरोध किया। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि निराला के संदर्भ में सही नहीं है? तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, क्योंकि निराला ने मुक्त छंद का विरोध नहीं किया, बल्कि इसका उन्होंने प्रवर्तन किया है। तो यही छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है, और कैसे प्रश्न बनते हैं आपको समझ में आने लगा होगा। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने किसको संबोधित किया है? उत्साह जो कि निराला द्वारा रचित कविता है और एक आह्वान गीत है, और इसमें कवि किसको संबोधित किया है? ऑप्शन दिया गया किसान को, बादल को, स्त्री को, शोषित को। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बादल को उन्होंने संबोधित किया है, और बादल इनका प्रिय प्रतीक के तौर पर उभर कर सामने आया है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अट नहीं रही है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस महीने की मादकता को प्रकट किया है? अट नहीं रही कविता में कवि ने किस महीने की मादकता को प्रकट किया है? यहाँ पर किया है शब्द और बेहतर रहेगा। ऑप्शन दिया गया वैशाख की, फागुन की, चैत्र की, माघ की। तो आप देख रहे हैं तुरंत आपके दिमाग में कविता आ गई होगी। सही जवाब है ऑप्शन बी, फागुन की। अगला प्रश्न है नागार्जुन के संदर्भ में असत्य है। नागार्जुन के संदर्भ में कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है? इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के कारण के इन्होंने घुमक्कड़ी उपनाम से कविता की। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव होने के कारण, यहाँ पर होने के कारण इन्होंने घुमक्कड़ी उपनाम से कविता की। कौन सा कथन है जो कि गलत है? ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, घुमक्कड़ी उपनाम से इन्होंने कभी कोई कविता नहीं लिखी है। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। एक चीज आप देख रहे हैं
ऑप्शन बी जो है कई बार पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था। 1936 में बौद्ध धर्म इन्होंने धारण किया था। इसी तरीके से एक और साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने कि बौद्ध धर्म को धारण किया था, और लगभग दोनों कुछ ही आसपास में धारण किए थे बौद्ध धर्म। तो अगर आप लगातार मुझसे जुड़े हैं तो जरूर आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक चीज और आप देखिए, यहाँ पर लिखा है सतलखा गांव, लेकिन आप देखेंगे नागार्जुन के तो तरौनी गांव का बार बार वो नाम लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियों में शामिल नहीं है। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि शामिल नहीं है? युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, युग की गंगा। तो आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा ऑप्शन डी, युग की गंगा। इनकी रचना में नहीं है, बाकी ऊपर की तीनों रचनाएं नागार्जुन की हैं। युग की गंगा किसका हो गया? केदारनाथ अग्रवाल का। तो ये कई बार आप प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे, आप सभी को याद भी हो गया होगा। नहीं याद होगा तो एक बार अपने दिमाग को जरूर थोड़ा सा ठोक ठाक कर देखिए कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियों में शामिल नहीं है। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग है और बहुत खतरनाक तरीके का ऑप्शन हमने बनाने की कोशिश की है। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियों में शामिल नहीं है। तुमने कहा था, नई जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो कौन सा इसमें नहीं है? बहुत सारे विद्यार्थियों ने पकड़ लिया होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि हमें तो चारों कृतियां दिख रही हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरानी नई की जगह पे क्या हो गया? पुरानी जूतियों का कोरस। तो ये नई पुरानी केवल देखने में ही नहीं है, ऑप्शन में भी कई बार चेंज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनकी रचना पुरानी जूतियों का कोरस तो है, नई जूतियों का कोरस नहीं है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि नागार्जुन के संदर्भ में असत्य है। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हिंदी भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि नागार्जुन के संदर्भ में असत्य है? तो आप लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा और बिल्कुल सही जवाब कुछ बच्चे पकड़ रहे हैं, कुछ बच्चे अभी ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं। देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी नहीं बल्कि मैथिली भाषा के लिए इनको दिया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हिंदी नहीं होकर मैथिली होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न उससे भी ज्यादा खतरनाक पूछा जा रहा है कि नागार्जुन के संदर्भ में असत्य है। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है। उनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो सही जवाब है इसका, आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ लिया, ऑप्शन डी, उनको एक भारतीय आत्मा नहीं कहा गया है बल्कि वो माखनलाल चतुर्वेदी का है, एमएलसी जिनको कह सकते हैं आप। बाकी आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि नागार्जुन को यात्री कहा जाता है, जन कवि कहा जाता है, आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। तो इसलिए नागार्जुन को आपको इस खास दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। गिरिजा कुमार माथुर के संदर्भ में असत्य है। गिरिजा कुमार माथुर के संदर्भ में असत्य है। थोड़ा सा विकल्प यहाँ पर बड़े होंगे, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंदों में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। वे जहां रोमानिक कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में छोटी और सामान्य ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। तो ये प्रश्न जो है छोटा है देखने में, लेकिन इसके विकल्प बड़े हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि असत्य वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया गया है। आप जब किताब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं, और यहाँ पर कर दिया गया छोटी और सामान्य। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी विद्यार्थी अभी 51 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे हैं तो वो जरूर बताएं कि गिरिजा कुमार माथुर सप्तक से जुड़े हुए हैं तो वो किस सप्तक से जुड़े हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिस किया है, लेकिन कहाँ मिस किया है, मैं तो आपके
आपके लिए ये तीसरी बार इस पेपर को पढ़ रहा हूँ। आगे बात करता हूँ। एक बार मैंने टाइप किया इसको, फिर क्वेश्चन को सेट किया, फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे बात करता हूँ। गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह नहीं है। गिरिजा कुमार का माथुर का काव्य संग्रह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है नाश और निर्माण, धूप के धान, जन्म कैद, भीतरी नदी की यात्रा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह नहीं है? बहुत सारे विद्यार्थी जो कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, जिनके पास समय का अभाव नहीं होगा, वो लगातार इसका सही जवाब दे रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, जन्म कैद। जन्म कैद क्या है? इनका नाटक है। तो इसको भी आप आगे की परीक्षा के लिए ध्यान में रखिए। बाकी जितनी भी इसमें रचनाएं दी गई हैं सभी काव्य संग्रह है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं किसकी आलोचना पुस्तक है? गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, ऋतुराज, मंगलेश डबराल। तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, गिरिजा कुमार माथुर। तो नई कविता सीमाएं और संभावनाएं जरूर ध्यान में रखिए, ये आलोचना विधा में है। आगे बात करते हैं। ऋतुराज के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हैं? आपके पाठ्यक्रम में ऋतुराज नाम के कवि लगे हुए हैं, जिनको अपेक्षाकृत कम पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी की पुस्तक में जरूर इसको शामिल किया गया है, लेकिन अन्य जगहों पे कम ही इसको पढ़ाया जाता है। तो ऋतुराज के कितना कविता संग्रह है? कितने हैं कविता संग्रह? ऑप्शन दिया गया 8, 10, 12, 15। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 कविता संग्रह इनके प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न है। ऋतुराज का काव्य संग्रह नहीं है। अब 8 तो प्रकाशित हैं, लेकिन कौन सा ऐसा इसमें संग्रह है जो कि ऋतुराज का नहीं है? ऑप्शन दिया गया है एक मरण धर्मा और अन्य, नदी के द्वीप, सूरत नीरत, लीला मुखारबिंद। तो सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, नदी के द्वीप नाम का कोई काव्य संग्रह इनका नहीं है। बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं सभी ऋतुराज के काव्य संग्रह के तौर पर जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है? किस कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श के रूप से हटकर सीख दे रही है? ऑप्शन दिया गया नदी के द्वीप, सूरत नीरत, लीला मुखारबिंद, कन्यादान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, जिसमें परंपरा से हटकर अलग सीख दी जा रही है कन्यादान कविता में, जो कि ऋतुराज द्वारा लिखी गई है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मंगलेश डबराल ने किसका संपादन नहीं किया है? मंगलेश डबराल ने किसका संपादन नहीं किया है? हिंदी पेट्रियट, पूर्वग्रह, अमृत प्रभात, दैनिक जागरण। तो जब मंगलेश डबराल का आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें तुरंत आपको पता चल जाएगा कि किसका संपादन नहीं किया। सही जवाब है ऑप्शन डी, दैनिक जागरण। अगला प्रश्न है। मंगलेश डबराल ने कितने कविता संग्रह प्रकाशित हुए? मंगलेश डबराल के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हुए? ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5, 7। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, 4 इनके कविता संग्रह अभी तक प्रकाशित हुए हैं। जबकि ऋतुराज के आपने देखे 8 है, मतलब 4 गुणे 2, इनका दुगना उन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा थोड़ा मैथ इत्यादि लगाकर भी क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल का कविता संग्रह नहीं है। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह नहीं है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नाश और निर्माण। तो आप देख रहे हैं कि मंगलेश डबराल का कौन सा ऐसा कविता संग्रह यहाँ पर नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, नाश और निर्माण। नाश निर्माण किसका हो गया? गिरिजा कुमार माथुर का। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ रचनाओं का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ रचनाकार। संगतकार मंगलेश डबराल, कन्यादान ऋतुराज, फसल केदारनाथ अग्रवाल, उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो असंगत युग्म हमें छांटना था, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी है। फसल नाम की जो कविता है उसको नागार्जुन ने लिखा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि व्याकरण से संबंधित आ गया। बालक बोली बधौ नहीं तो ही में अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो आप देख रहे हैं तुरंत आपके दिमाग में आ गया हो कि ब की आवृत्ति हुई है, इस तरीके से ये अनुप्रास अलंकार होगा। बहुत ही सामान्य यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा कठिन हो सकता है आप सभी के लिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा।
लेकिन जो बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी होगा, एक तरीके से टेस्ट प्लेयर होगा, तो वो तुरंत इसको बता सकता है। सही जवाब है यहाँ पर सम शब्द आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये क्या हो गया, उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा में ही इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसको कि ध्यान में रखना होता है। आगे बात करते हैं कि तुम कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा में अलंकार है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो बहुत सारे विद्यार्थी अभी दिमाग लगा रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी तपाक से इसका आंसर बता दिए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इसमें जनु शब्द आया हुआ है। जनु जानो मनु मानो, मानव जानव, कौन सा अलंकार हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं, अगला भी अलंकार से रिलेटेड ही है। जो विद्यार्थी शुरू में उनको लगा होगा कि व्याकरण का कुछ अंश नहीं है, तो इसलिए किसी भी चीज में आखिर तक लगे रहना चाहिए, जिससे कि आपको कुछ भी मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि लखन उतर आहुति सरिस भृगु बर कोप कृषाणु, बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुल भानु में अलंकार है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी है, उपमा है। और सरिस और सम, ये जो सूचक शब्द है यहाँ पर, उसके माध्यम से इसका सही जवाब आप बता सकते हैं कि उपमा अलंकार है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि कवित्व के संदर्भ में असत्य है। कवित्व पर चर्चा हम तुलसीदास में भी कर रहे थे, इसके अतिरिक्त जब देव की बात आई थी तो वहां पर भी कर रहे थे। तो कवित्व के संदर्भ में असत्य, ऑप्शन दिया गया कि मात्रिक छंद है, उसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण के 16 या फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है, सामान्यतः चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो ये 4 कंडीशन दिए गए हैं यहाँ पर, और उसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि कवित्व जो है वो मात्रिक छंद के अंतर्गत नहीं है, बल्कि वो वर्णिक छंद है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसी तरीके से इसका भाई है सवैया भी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से कवित्व को लेकर जो एक संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं वो भी हो गई होंगी, और प्रत्येक चरण पर कितने पर यति होती है, और अंतिम वर्ण क्या होता है वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि कविता आप समझ गए होंगे। इस तरीके से हमने कुल 65 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की, और इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि 45 हो जाता है, कई बार 65 हो जाता है। ठीक है, तो इतना भी काफी है। क्षितिज भाग 2 पर हमने पद्य पर विचार कर लिया है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम गद्य पर बात करेंगे, जिसके लिए आप सभी को इंतजार नहीं करना होगा। और क्योंकि मेरा मानना है कि अंतिम समय तक आपको युद्ध करते रहना है, तभी होगा। अब ये कोई चाहे कि परीक्षा डेट के 1 महीना पहले उसकी तैयारी हो जाए, तो नहीं होगी। इस समय आपकी तैयारी अपने चरम स्तर पर चल रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। और तैयारी आप लोग करिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि आखिर में वही कुछ है। नहीं तो फिर बाद में पता चला कि कंप्यूटर के सामने चक्कर आ रहा है, और असत्य के जगह पर सत्य, असंगत के जगह पर संगत, अलंकार के जगह पर छंद पढ़ रहे हैं, और जहां नहीं नहीं है वहां पर है पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से दिक्कत होने लगेगी। तो जरूर इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। बाकी पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ अभी छूट गया उस पर आप पढ़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा, और मेरे साथ पढ़कर आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।